नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर बताते हैं, क्योंकि देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में पीएम मोदी खुद चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी अपने सभाओं में कई तरीके के बयान भी दे रहे हैं, विपक्ष पर जमकर हमला कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष उनके बयानबाजियों से घबराया नजर आ रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। बीते 50 दिनों में 9वीं बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने आज पटना के बिक्रम में चुनावी प्रचार किया और पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के पक्ष में जनसभा भी की। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मोदी ने लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इनके पास न विजन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है, इनके पास हौसला का नामो निशान नहीं, ये सिर्फ नकारापन लेकर के जी रहे हैं। दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराओ के मंत्र पर चली है, लेकिन मोदी ने इनका ये जो डर का गुब्बारा है ना, उस गुब्बारे को ही फोड़ दिया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा, जहां प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि ये धरती स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की विरासत है। वहीं पीएम मोदी के लिए बीच में ही नारे लगने लगे, जिसके बाद पीएम ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग मनेर के लड्डू खाकर आए हो। मनेर का लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि इसकी ताकत भी काफी अधिक है। पीएम ने 4 जून के लिए लड्डू तैयार रखने की बात कही। ये भूमि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की विरासत है। उनकी तपस्या हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो। मनेर के लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। 2008 में परिसीमन के बाद 2 हिस्सों में बटी पटना की पाटलिपुत्र और पटना साहिब पर मुकाबला बेहद रोचक है। पाटलिपुत्र का सियासी समीकरण क्या है, ये भी जान लीजिए। पाटलिपुत्र का सियासी समीकरण 2008 में परिसीमन के बाद बनी पाटलिपुत्र लोकसभा। अब तक 3 बार हुए लोकसभा चुनाव, हर बार एनडीए को मिली जीत। 2009 में जदयू प्रत्याशी रंजन प्रसाद यादव जीते। 2014 में बीजेपी के रामकृपाल यादव ने जीत दर्ज की। 2019 में एक बार फिर से जीते रामकृपाल यादव। पटना की पाटलिपुत्र और पटना साहिब पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पिछले 3 चुनाव से एनडीए के कब्जे में रही पाटलिपुत्र में इस बार कौन जीतेगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मनेर के लड्डू कौन खाएगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सीधी से है, जहां 7 छात्राओं के साथ दुष्कर्म की वारदात का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी मोबाइल फोन से लड़की बनकर बात करता था और छात्राओं को फंसाता था। आरोपी मिलने के बहाने लड़कियों को सुनसान जगह लेकर जाता था और वहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया करता था। और इस पूरे अपराध में आरोपी तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया करता था। मामला खुलने के बाद इस आरोपी पर दुष्कर्म के एक के बाद एक 4 केस दर्ज हो चुके हैं। 3 मामलों में पुलिस छानबीन कर रही है और बताया जा रहा है कि शातिर आरोपी के निशाने पर ज्यादातर आदिवासी इलाके की लड़कियां होती थीं। पूरा मामला मझौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या है पूरा खेल, समझिए इस रिपोर्ट में। तकनीक का इस्तेमाल करके रेप जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है। अपनी तरह का ये संभवतः पहला मामला है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
खुलासा हुआ वो ये था कि वो मैजिक ऐप का उपयोग करते हैं और मैजिक ऐप के बारे में उसको उसके साथियों ने बताया था और उसके साथी भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं और ये इन्होंने ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो अभी तक 7 की हैं ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अभी तक हमारे पास 4 FIR हुई हैं इसमें और उन चारों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जो इसमें आरोपी हैं। मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि सीधी जिले में स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 आदिवासी छात्राओं से बलात्कार का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। पुलिस का कहना है कि और भी लड़कियां इसका शिकार हो सकती हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और बेटियों से अत्याचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाए। घटना के सामने आते ही सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। इस घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। साथ ही सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीधी जिले के मझौली थाना में आदिवासी छात्राओं से स्कॉलरशिप देने का लालच देकर गलत कार्य करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बेहद गंभीर है और संगीन भी। जिस तरह तकनीकी का इस्तेमाल करके इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद डराने वाला है। फिलहाल 9 सदस्यों की SIT ने जांच शुरू कर दी है और महिला DSP इस मामले की जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए झीरम कांड को अब 11 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन इस नृशंस हत्याकांड के जख्म अभी भी बाकी हैं, अभी भी हरे हैं और बाकी है इस पर होती सियासत। झीरम कांड की बरसी के मौके पर एक बार फिर से झीरम का जिन्न बाहर निकल आया है और सियासत तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले के आज 11 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी झीरम कांड के पीछे के षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाया है। 25 मई 2013 को हुए झीरम घटना में कांग्रेस पार्टी के 27 नेताओं की हत्या कर दी गई थी। साथ ही नेताओं की सुरक्षा में तैनात जवान भी शहीद हो गए थे। दरभा के झीरम में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुआ नक्सली हमला देश के इतिहास में काले धब्बे की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हाल ही में बस्तर दौरे पर आए गृह मंत्री और राज्य के डिप्टी CM विजय शर्मा ने इस घटना की जांच रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करने का बयान दिया है। झीरम घाटी के विषय को लेकर के जिस तरीके से विगत सरकार ने राजनीति की, कहा कि जेब में रखा हुआ हमारा ये है, हम सबूत है, हम घूम रहे हैं, सबूत दिखाया नहीं किसी को। 5 साल बीत गए, अभी भी उसमें जो एक समिति का रिपोर्ट आया है उसको जाहिर नहीं किया है। मैंने अभी योजना की है उसको सबके सामने लाने की, तो देखते हैं क्या आता है। उधर पूर्व मंत्री और इस घटना के दौरान मौजूद रहे कवासी लखमा ने भी इस घटना के पीछे के कारणों का खुलासा करने की मांग एक बार फिर दोहराई है। इसके साथ ही लखमा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा देने में विफल हुई, जिसके चलते ये घटना हुई। हम लोग श्रद्धांजलि देने का दिन है, हम लोग नहीं और छत्तीसगढ़ की पूरे दुनिया जनता देखने से आती है। इसमें किस प्रकार का घटना घटित हुआ है वो दुनिया जानने चाहता है। उस प्रकार उस समय के सरकार रहे कि हमको सुरक्षा नहीं दिया, जूझ रहे थे 3 घंटा जंगल में, ना पुलिस मिला ना सुरक्षा मिला। अब तक झीरम की जांच का क्या इतिहास रहा है ये भी आप देख लीजिए। 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ था। 27 मई 2013 को इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई। 24 सितंबर 2014 को इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल हुई। 28 सितंबर 2015 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में 30 लोगों के नाम शामिल किए गए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के आयोग ने भी जांच की। 2021 में आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। तत्कालीन भूपेश सरकार ने जांच को अधूरी बताया।
भूपेश सरकार ने इस मामले की SIT से भी जांच कराई। उधर इस हमले का शिकार हुए कांग्रेस के नेता राजीव नारंग आज ये कह रहे हैं कि 5 साल हमारी सरकार रही, फिर भी जांच नहीं हो पाई। 11 साल में ये पता ही नहीं चल पाया कि इस हमले के पीछे कौन था। जहां है वहीं खड़े हुए हैं। जांच हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार थी, लेकिन जांच हो नहीं पाई। या ये पूरी की जांच की जहां पर हम लोग छोड़ के आए थे 11 साल पहले, वहीं से भी इन प्रकार का हम लोग को तो आज तक के ये नहीं पता चल पाया कि चिंता हाथ। कुल मिलाकर झीरम का पूरा सच आज भी अधूरा है। झीरम हमले में मारे गए शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। 11 साल में खूब जांचें हुई, तमाम एजेंसियों ने पड़ताल की, लेकिन राजनीति के चलते आज तक झीरम हमले का पूरा सच लोगों को नहीं पता चल पाया। अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक लोगों को सच के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात करते हैं भीषण गर्मी की, क्योंकि भीषण गर्मी से पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। लोग एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब मानसून आएगा और कब ये जो गर्मी की दस्तक है ये खत्म होगी और राहत भरी बौछारें बरसेंगी। लेकिन मौसम विभाग क्या कह रहा है? मौसम विभाग कह रहा है कि फिलहाल अगले कुछ दिनों तक तो गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। तो गर्मी कब खत्म होगी और कब लोगों को राहत मिलेगी, यही समझाया इस रिपोर्ट में, देख लीजिए। भीषण गर्मी से पूरा मध्य प्रदेश झुलस रहा है। लोग एक एक दिन गिनते हुए मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून दस्तक दे और राहत भरी बौछारें बरसेंगी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मानसून आ भी जाएगा तब भी 12 जून तक मध्य प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने का ही चांसेस है। ऑलमोस्ट मतलब जून फर्स्ट वीक तक टेम्परेचर बढ़ने का ही चांस, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन अभी एमपी में सबसे ज़्यादा कल रिकॉर्ड हुआ रतलम में है, 46.2 आया है। 4 जगह पे हीट वेव कंडीशन ऑलरेडी प्रिवेलिंग है। से अभी टेम्परेचर मतलब मानसून तक ऑलमोस्ट टेम्परेचर में ये 40 के ऊपर वाला टेम्परेचर रहेगा। उधर हिंदू ज्योतिष और भारतीय मान्यता के अनुसार आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसे में 9 दिन तक सूर्य धरती के सबसे नजदीक रहेगा, यानी गर्मी के तीखे तेवर झुलसाते रहेंगे। यही देखते हुए भोपाल नगर निगम, व्यापारी संगठन, पुलिस प्रशासन सभी जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी से आम लोगों और अपने कर्मचारियों के बचाव और राहत के लिए इंतजामात किए गए हैं। राजधानी भोपाल के व्यवसायियों और टेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है। व्यापारियों ने तय किया है कि एपेक्स बैंक चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, रंग महल चौराहा हो या इसी तरह के शहर के तमाम बड़े चौक चौराहे, इन पर टेंट व्यापारी ग्रीन नेट या टेंट लगवा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। अभी तो न्यू मार्केट से पहल शुरू करी है। हमारा उद्देश्य भोपाल के मुख्य चौराहों पर जहाँ रेड सिग्नल है वहाँ पे व्यवस्था करने का विचार किया हुआ है। मैंने तो अभी भोपाल से शुरू करी है, पूरे मध्य प्रदेश में भी अपील की है कि अपने अपने शहर में जाके इस टाइप का व्यवस्था कराएं ताकि चौराहों पर नौतपे की से थोड़ी राहत मिल सके। इतना ही नहीं, कुछ लोग शहर में जहां आम लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है वहां पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। शरबत की भी व्यवस्था की जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए भोपाल में नगर निगम ने बड़ी पहल की है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कुल मिलाकर लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। नौतपा की आज से शुरुआत हुई है, ऐसे में गर्मी लगातार बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग गर्मी में दूसरे लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने एक बड़ी पहल की है। यहाँ पर उन्होंने तमाम चौक चौराहों पर इस तरह के शेड लगाए हैं ताकि लोग वहाँ रुकें तो उनको कुछ राहत मिले। इसका दूसरा असर ये भी है कि अब ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि केवल चंद शहर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहाँ भी इसी तरह की पहल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि समाज दूसरों को भी प्रेरित करे और इस तरह की पहल होती रहे। आखिर समाज के बीच का ही तो इंसान है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो गर्मी का कहर तो अगले कुछ दिनों में घटने वाला है नहीं, गर्मी बढ़ेगी ही और फिर बाद में जाकर जब मानसून आएगा तो थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी। इसी कड़ी में उज्जैन के महाकाल मंदिर में नौतपे के पहले दिन पहुंचे श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। गर्मी से राहत देने के लिए परिसर पर ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। परिसर में लगे कारपेट को भी लगातार ठंडा रखा जा रहा है। वहीं नंदी हॉल में भी कूलर लगाए गए हैं।
ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उसको गर्मी से कुछ राहत दी जा सके। आपको बता दें कि उज्जैन में बीते 6 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। 7 साल बाद गुरुवार को पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था और गर्मी में कतार में लगे श्रद्धालुओं के पैर ना झुलसे इसके लिए 10 कर्मचारी की ड्यूटी पूरे परिसर को ठंडा रखने के लिए लगाई गई है। खबर में आगे बढ़ते हैं और बात मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। इससे छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने वाली है और सूबे को डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचारों और अनुसंधान के विषय में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बहुत नवाचार देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या है ये नई पहल जिससे कि प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ वैज्ञानिक तकनीक भी बढ़ने वाली है? इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश अब रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनने जा रही है। जल्द ही मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना हो रही है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचारों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देते हुए रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने में ये विंग सहयोगी होगी। साथ ही भोपाल को डिफेंस इनोवेशन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर सामाजिक, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। क्या है डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। एमपी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने एक करार किया है। इस परिषद के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी इनोवेशन सेल के साथ ये करार किया गया है। डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना की जाएगी। इस विंग से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। विस्तार न्यूज ने मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी से बातचीत की है, जिससे इस विंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में क्या बड़ा कारनामा होने जा रहा है, ये जानकारी भी दी गई है। सर बताएं आखिर ये पहल क्या है? नमस्कार सर। ये भारत सरकार की रक्षा विभाग के अंतर्गत टेरिटोरियल आर्मी, जो कि इनोवेशन के लिए आर्मी की जितनी भी ज़रूरत है इनोवेशन बेस्ड, उनको पूरे करने के लिए काम करती है। सारे लोगों के साथ मिलके, उनके साथ मिलके पहली दफ़े संभवतः पूरे भारत में किसी एक संस्था के भीतर, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भीतर, वो अपना इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग, आर्मी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलके और इस आर्मी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेल में काम करेंगे। मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इनोवेशन प्रेरित विकास और समावेशी विकास की दृष्टि के अनुसार है। ये विंग रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देगी। भोपाल को डिफेंस इनोवेशन का एक केंद्र बनाकर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना लक्ष्य रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर सीधा निर्देश है कि हम किस तरीके से हमारे यूथ को, हमारे शिक्षकों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, स्टार्टअप्स को और उद्योग जगत को जोड़ते हुए कैसे हम प्रदेश के लिए और देश के विकास में काम करें। स्पेशली आर्मी के लिए उनका स्पष्ट निर्देश था कि हम इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में हम एआई को भी जोड़ते हुए कैसे यूथ को इसमें शामिल करें, हमारे स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी दें, अन्य संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट करके आर्मी के लिए हम काम करें। कुल मिलाकर आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नाम रक्षा क्षेत्र में किए गए इनोवेटिव प्रयासों के लिए जाना पहचाना जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए एमपी में बन रहे डिफेंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। निश्चित तौर पर ऐसे पहल विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ विकास के लिए मिलजुल कर किया गया काम और गंगा जमुनी तहजीब भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा ही हुआ है उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल देखने को मिली। आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाली यह खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराहे तक की सड़क को
चौड़ी करने का काम चल रहा है। पूरी खबर रिपोर्ट में है, देखिए। विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से लेकर इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। लेकिन यहां पर एक चिंता की बात यह थी कि इस रास्ते में आने वाले वो धार्मिक स्थल जिन्हें हटाने की जरूरत थी। आमतौर पर धार्मिक स्थलों को लेकर कई बार तकरार देखने को मिलती है, लेकिन उज्जैन के रहवासी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस सड़क को चौड़ी करने के लिए 18 धार्मिक स्थल और 20 मकानों को हटाने की कार्रवाई की जानी थी। मंदिर मस्जिद को हटाने पर आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा भी था, लेकिन उज्जैन के लोग विकास में बाधक नहीं साधक बनते हुए नजर आए और मन से ही मंदिर भी हटाए और मस्जिद भी हटाई गई। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को दिखाती जब ये तस्वीरें सामने आई तो सुकून भी था और आने वाले कल के सुनहरे भविष्य की उम्मीदें भी थी। धार्मिक स्थल तोड़े तो उसके लिए मतलब प्रशासन का तो सहयोग रह ही रहा। हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि मतलब जब शासन और प्रशासन जब पैसा लगा रहा है और अपने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर वो ये कर रहा है तो अपन भी इसको करें। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी चीज़ है और ये विकास होता रहना चाहिए और सभी इसमें सहयोग भी करें। 18 फीट गया है पर उससे सौंदर्यीकरण बढ़ा है तो उससे अच्छा ही लग रहा है हमें। उज्जैन के विकास के लिए और सीएम साहब की जो भावना है उसके अनुरूप नयापुरे वालों ने जितना सहयोग विकास कार्य में दिया है, हमने हमारा मंदिर जो करोड़ों रुपए का बना हुआ है मार्बल के पत्थर का, उसको भी हमने डिसमेंटल अपने हाथों से कर रहे हैं। प्रशासन के सामने सड़क का चौड़ीकरण कराना आसान नहीं था। सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे और विकास के लिए रास्ता भी निकल आए, ये चुनौती थी। लेकिन सभी धर्मों के लोगों के आपसी समन्वय से चुनौती आसान हो गई। निश्चित तौर पे उज्जैन का जो एक सद्भावना का जो एक माहौल है और एक जो भाव है वो परिलक्षित हुआ है। और आपको जैसे मालूम है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण रोड है और इसमें काफ़ी जो हमारा 15 मीटर का जो मास्टर प्लान का रोड है उसके ROW में काफ़ी कुछ निजी निर्माण और धार्मिक स्थल आ रहे थे। और आपको मालूम है कि इसमें काफ़ी समन्वय बनाकर सब लोगों से चर्चा की गई और पिछले 2 दिन से लोगों ने अधिकतर स्थानों पर स्वेच्छा से अपने जो निर्माण है वो हटाए हैं। जी, ये जो चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है इसमें लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मी जो है वो कल भी तैनात थे और आज भी हमारी पर्याप्त संख्या में बल तैनात है। और जो धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग बिल्कुल इसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और विधि सम्मत तरीके से लोग सहयोगात्मक तरीके से जो अपने जो उनकी धार्मिक स्थल है उन पर खुद भी हटा रहे हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। उज्जैन के लोगों ने ये संदेश दे दिया है कि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। आस्था के साथ साथ मन की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। गंगा जमुनी तहजीब अगर आपको देखना है तो आप चले आइए उज्जैन, जहां पर विकास के बाधा में 18 धार्मिक स्थल और 20 से भी ज़्यादा आवासीय मकान आ रहे थे, जो स्वेच्छा से ही अपने लोगों ने यहां पर तोड़ना प्रारंभ कर दिए हैं। और ये जो रोड का चौड़ीकरण होना है इसमें अपने सहयोग दिया है। जब सिंहस्थ आता है तब इसमें बड़ी बड़ी जो पेशवाई हैं वो इसी मार्ग से निकलती है। पंचक्रोशी यात्रा रहती है तो इसी मार्ग से आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। और इस रोड का चौड़ीकरण के लिए अपने आसियानों को उन्होंने खुद ही तोड़ा है, जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा है, नगर निगम टीम की मदद से तोड़ा है। खैर, उज्जैन में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ एक अच्छा संदेश देती हैं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण भी दे रही हैं। ऐसे ही मिलजुल कर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।